हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। हम आज सॉइल मैकेनिक्स में प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है। अब आगे जाने से पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि जो भी हम हमारे सॉइल के लेक्चर्स में थियोरेटिकल चीज़ें डिस्कस करते हैं वो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको एज ए पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड उसका कर देता हूँ, जो भी हम थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, तो ताकि आपको बारी बारी लिखने में टाइम ना वेस्ट करना पड़े। ठीक है, सिर्फ आपका समझने में और जो मैंने लिखा है उसको रीड जब मैं करता हूँ उसको समझने में आपका टाइम इन्वेस्ट हो, टाइम वेस्ट ना हो आपका। ठीक है, अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो प्रोसीजर है सेडिमेंटेशन एनालिसिस का, ये क्या है। इसमें एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं हमारे। कौन कौन से? एक तो प्री ट्रीटमेंट और दूसरा पोस्ट ट्रीटमेंट। ये क्या होते हैं? देखिए, जब हम हमारे सॉइल को वाटर में मिक्स करेंगे तो जो एक मिक्सचर सा तैयार हो जाता है ना, हम उसको कहते हैं कि सॉइल सस्पेंशन तैयार होगी हमारी। ठीक है। अब सॉइल को पानी में डालने से पहले जो चीजें हम सॉइल पे करते हैं, जो ट्रीटमेंट्स हम सॉइल पे करते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग सॉइल सस्पेंशन, उसको हम कहते हैं प्री ट्रीटमेंट। ठीक है। और सॉइल सस्पेंशन बनाने के बाद हम हमारे सॉइल का जो सस्पेंशन बन गया उस पे जो ट्रीटमेंट्स करते हैं उनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट। अब पहले हम प्री ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि प्री ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं। सॉइल सस्पेंशन बनाने से पहले हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा सॉइल का सैंपल है उसमें से हम ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड्स को हटा दें। क्यों? उनको हटाने की क्या जरूरत है? ऐसी क्या बात है उनमें? क्योंकि ना जो ऑर्गेनिक मैटर है और जो कैल्शियम कंपाउंड्स है ये आपस में भी चिपकते हैं और हमारे सॉइल को भी एक दूसरे के साथ चिपकाते हैं। हमारा जो सॉइल है इनमें जो टेंडेंसी होती है, चिपकने की टेंडेंसी होती है इनमें, तो उसकी वजह से हमारा सॉइल इनके ऊपर भी चिपकता है और एक दूसरे के साथ तो सॉइल की टेंडेंसी थी ही चिपकने की। ठीक है। इनके साथ जब चिपक गया कोई और सॉइल के पार्टिकल इसके साथ और चिपक गया, दूसरा तीसरा चौथा, तो बड़ा पार्टिकल बन गया। अब सॉइल के पार्टिकल की जिसकी हमें एनालिसिस करनी थी वो एक्चुअल आएगी नहीं। ठीक है, फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने करा था ना, डिस्क्रीट सेटलिंग होनी चाहिए। स्टोक्स लॉ में ये हमारी assumption थी। फिर हमने कर लिया था दैट दे एग्लोमरेट ड्यूरिंग सेटलिंग, एग्रीगेट ड्यूरिंग सेटलिंग। राइट, एग्लोमरेट कह दो, एग्रीगेट कह दो, एक ही बात है कि वो एक दूसरे के साथ वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए जो भी चीज इस चीज को करेगी, हमारे फाइन एग्रीगेट्स को इकट्ठा करेगी, उस चीज को हम हटाएंगे। उन सारी कोशिशों को हम करेंगे कि फाइन पार्टिकल्स जो हमारे हैं, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स जिनकी हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर रहे हैं, वो डिस्क्रीट सेटलिंग करें। इस चीज की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जो भी हमसे बनता है वो करेंगे। तो उसी के रिगार्ड में जो प्री ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, उसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं कि जो कैल्शियम कंपाउंड्स है और ऑर्गेनिक मैटर, ये मैंने आपको बता दिया कि इनको हटाते हैं। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कैसे हटाते हैं हम? उसको हम हटाते हैं बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। उससे हमारा ऑर्गेनिक मैटर हटता है। और हमारी कैल्शियम कंपाउंड्स वो किससे हटते हैं? वो हटते हैं 0.2 नॉर्मल HCl से। ठीक है, इससे हम हमारी जो प्री ट्रीटमेंट है उसको करते हैं। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें ये चीज लिखी होगी। क्या? दैट बिफोर प्रिपेयरिंग सॉइल सस्पेंशन, उसी को तो हम प्री ट्रीटमेंट कह रहे हैं ना। हम ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देती है। हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर वो हटता है। कैसे? हमारे ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन हो जाती है। उस ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो हट जाता है। राइट, ऑर्गेनिक मैटर वो नहीं रहता। ऑर्गेनिक मैटर इट ऑक्सीडाइजेस, तो ऑर्गेनिक मैटर उससे हट जाता है। ये आप इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना वो आप इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। पर अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हमारी ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन होती है वो हट जाता है। वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहता वो। राइट, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐसे हट जाएगा बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2।
ठीक है, विच कैरीज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और कैल्शियम कंपाउंड्स को एंड कैल्शियम कंपाउंड वो कैसे रिमूव होंगे, बाय 0.2 नॉर्मल HCl। ठीक है, इससे हमारे कैल्शियम कंपाउंड्स हट जाते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड्स को हटाने के बाद हम क्या करते हैं, हम हमारे सॉइल को, ऑफ कोर्स ओवन ड्राई सॉइल हमने लिया है, राइट, उसके 12 to 30 ग्राम्स ऑफ सॉइल को वाटर में मिक्स करते हैं फॉर मेकिंग 500 ml सॉइल सस्पेंशन। पर किसमें, पिपेट मेथड में। ठीक है, सॉइल सस्पेंशन क्या होती है, सिंपली सॉइल को आपने पानी में डाल दिया, जो रिजल्टिंग मिक्सचर सा बना उसको हम कह देते हैं सॉइल सस्पेंशन। सॉइल सस्पेंशन मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसमें आपने सॉइल को डाला हुआ है, हमारे केस में वाटर है, ठीक है, एक ऐसा लिक्विड जिसमें आपने सॉइल को डाला हुआ है और उस लिक्विड में अभी की स्टेट में, क्योंकि अभी की स्टेट में जिसमें हम उसको सॉइल सस्पेंशन कह रहे हैं, उसमें हमारा जो सॉइल है वो नीचे बैठा नहीं हुआ, सेटल नहीं हुआ वो, तो जो एक तरह से तैर रहा है ना, उसमें अलग अलग से पार्टिकल उसमें तैर रहे हैं वाटर में, उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारी सॉइल सस्पेंशन बन गई। ठीक है, तो पिपेट मेथड में हम ये करते हैं कि 12 to 30 ग्राम्स ऑफ सॉइल को लेते हैं, पानी में डालते हैं और टोटल 500 ml सॉइल सस्पेंशन को तैयार कर लेते हैं। पर हाइड्रोमीटर मेथड में हम कुछ ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉइल को लेते हैं और कुछ ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन तैयार करते हैं। कितनी, 24 to 60 ग्राम्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अब मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोमीटर मेथड की। पहले पिपेट मेथड की बात की थी, अब हाइड्रोमीटर मेथड की बात कर रहा हूं। हाइड्रोमीटर मेथड में 24 to 60 ग्राम्स ऑफ सॉइल को लेते हैं और उसको पानी में डालते हैं, जो रिजल्टिंग सॉइल सस्पेंशन आ गई उसको पानी और डालने के, कितना पानी डालना, ताकि जो टोटल हमारी सॉइल सस्पेंशन है उसका वॉल्यूम 1000 ml आ रहा है। ठीक है, 24 to 60 ग्राम सॉइल लिया, पानी में डाला, टोटल रिजल्टेंट सस्पेंशन का हमने वॉल्यूम कर लिया 1000 ml। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पोस्ट ट्रीटमेंट पर। ठीक है, प्री ट्रीटमेंट पढ़ लिया हमने, अब पोस्ट ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि ना हम कुछ डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट्स डालते हैं, एजेंट्स या रिएजेंट्स जो मर्जी आप बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं एंड एवरीथिंग एल्स, राइट। तो डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स हम डालते हैं कुछ, लाइक पहले आपको ये बता दूं मैं, लाइक तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले ये बता दूं कि डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स होते क्या हैं। फ्लोकुलेटिंग एजेंट, फ्लोकुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, ये आप पढ़ते हो कहां पर, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, राइट। वहां पे आप पढ़ते हो कि हम कुछ केमिकल्स को डालते हैं ताकि हमारे सॉइल के सॉइल के नहीं, वहां पर अलग पार्टिकल्स होते हैं, राइट। वहां पर हमारा जो काम होता है वो ये होता है, हम चाह रहे ये होते हैं कि अलग अलग पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे हों, उसको हम कहते हैं फ्लोकुलेशन। वहां पर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हमारा ये पर्पस होता है, हमारे लिए आसानी करने के लिए उसमें इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं कि हम कुछ केमिकल्स डालते हैं जिससे फ्लोकुलेशन हो। ठीक है, फ्लोकुलेशन मतलब सॉइल पार्टिकल्स, दोबारा से मैं सॉइल पार्टिकल्स इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम सॉइल पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में वहां डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, वहां ज्यादातर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट, कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए और कांटेक्ट में आकर एक बड़ा पार्टिकल बन जाए और फिर वो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में नीचे बैठ जाए, वहां हमारा ये मोटिव होता है। पर यहां पर हमारे सॉइल मैकेनिक्स के केस में हमारा कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। याद है आपको मैंने क्या बताया था, स्टोक्स लॉ में हम ये बात कह रहे थे कि एक्चुअली स्टोक्स ने तो कहा था कि इंडिपेंडेंट सेटलिंग होनी चाहिए उनकी, डिस्क्रीट सेटलिंग, ज्यादा अगर मैं टेक्निकल वर्डिंग इस्तेमाल करूं तो डिस्क्रीट सेटलिंग होनी चाहिए, पर एक्चुअली हमने लिमिटेशन करी थी कि फाइन एग्रीगेट जो है वो एक दूसरे के साथ एग्लोमरेट कर जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं। अब मैं एक और वर्ड जोड़ दूंगा, फ्लोकुलेशन हो जाती है उनकी। ठीक है, जैसे मर्जी आप कह लो, एक ही बात है। एग्रीगेट, दे एग्रीगेट ड्यूरिंग सेटलिंग, दे एग्लोमरेट ड्यूरिंग सेटलिंग, दे फ्लोकुलेट ड्यूरिंग सेटलिंग, एक ही बात है।
एक ही चीज को अलग अलग वर्ड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। कहने का ये मतलब वो एक दूसरे के साथ वो चिपक जाते हैं, मतलब ही ये है उसका, ठीक है। ये हमने लिमिटेशन करी थी, और मैंने आपको बताया था कि जितना हो सके हम हमारी जो लिमिटेशंस है, क्योंकि स्टोक्स लॉ को इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है, तो जो उसकी लिमिटेशंस है जितना हो सकता है हम उसकी लिमिटेशंस को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और ये उसी कोशिश का एक पार्ट है कि कुछ डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स डाल दो। कौन से? सबसे पॉपुलर जो डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट हमारे सॉइल के केस में है, दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। दिस इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, राइट। ये हम डालते हैं। और भी डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स है हमारे पास, कौन कौन से? सोडियम फॉस्फेट, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम कार्बोनेट, राइट। ये है हमारे पास कुछ और डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स हैं जो सोडियम के सॉल्ट्स हैं। उनसे क्या होता है कि हमारा जो सॉइल के सॉलिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक रहे थे। अब इन एजेंट्स को डालने से, जो सोडियम के सॉल्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर मैंने आपको बताया सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इनको डालने से वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, ठीक है, वो अलग अलग रहेंगे। इसी को अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं, ये तो मैंने आपको देसी भाषा में बता दिया, ठीक है, बिल्कुल जमीनी हकीकत में। एक्चुअली अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो ये मैं ये कहूंगा कि ये फ्लोकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दिस डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। हिंदी में बताऊं, देसी भाषा में, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, और अगर नहीं चिपकेंगे तो इंडिपेंडेंट इनकी सेटलिंग होगी, डिस्क्रीट सेटलिंग होगी, जिससे स्टोक्स लॉ की वैलिडिटी बढ़ जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हमारा एनालिसिस काफी हद तक सही निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम पिपेट मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।